नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं दीपेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में साफ कर दिया कि वो नक्सलियों से बात नहीं करेंगे, जबकि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में गोली की बजाय बोली की बात यानी बातचीत की बात कहती आ रही थी। लेकिन अब सीएम के बयान से साफ है कि कांग्रेस अपने स्टैंड से हटती नजर आ रही है। वचन पत्र के उस वचन से हटती नजर आ रही है जिसमें उसके नक्सलियों से बातचीत करके हल निकालने की बात कही थी। सीएम भूपेश बघेल के हालिया बयान ने साफ कर दिया कि वो नक्सलियों से बात नहीं करेंगे। सीएम के बयान से साफ है कि कांग्रेस अपने स्टैंड से पीछे हट रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं माओवादियों से बात करूंगा। इस बात को स्पष्ट कर लीजिएगा और किसी गलतफहमी नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से निदान हो सकता है, जो प्रभावित है वो सबसे ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, जो करीब से देख रहे हैं वो सबसे अच्छा समझ सकते हैं। मैंने उनसे बात करने की बात कही है, मैंने नक्सलियों से बात करने की कभी बात नहीं। पिछले 15 साल से जिस नीति पर बीजेपी इस मुद्दे का समाधान ढूंढना चाहती थी, उससे समाधान होने की बजाय मामला और गंभीर होता चला गया था। असर ये हुआ कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी और बढ़ गई। यही बात करते आए कि नक्सली भटके हुए हैं, नक्सलियों को सीधे रास्ते पर लाना चाहिए, बातचीत से समस्या का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा उन्हीं के बयान पर प्रतिक्रिया में श्री रितेश्वर महाराज जी परम पूज्य संत जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं बातचीत की मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं, और वो भूपेश बघेल जी के गुरु हैं। कहीं न कहीं इस प्रकार की बात तो उठी है। वही सवाल अब कांग्रेस पर आ खड़ा है। बोली की बात करने वाली कांग्रेस गोली की बात कर रही है और भूल रही है कि उसके बोली वाले बयान ने विधानसभा चुनाव में उसे कितना फायदा दिलाया है। बीजेपी सीएम के बयान पर हमलावर है। सवाल वही है, क्या सीएम के बयान का असर उन लोगों की आस पर ठेस है जो इस मुद्दे का समाधान शांति से चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सवाल कई उठ खड़े हुए हैं मुख्यमंत्री की इस बात से, इस बयान से, क्योंकि सरकार बनने के बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि वो प्रभावितों से बात करके समाधान निकालेंगे। इसका क्या मतलब था? क्या बाद में माओवादियों से बात करते? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 22 में बातचीत की बात कही है, तो क्या कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है? क्या भूपेश बघेल भी नक्सल समस्या का समाधान गोली से देखने लगे हैं? ये स्वराज एक्सप्रेस का तीसरा सवाल है। या फिर कांग्रेस अभी इस मुद्दे पर कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इतने साल, इतने दशक पुरानी समस्या है। और जब बीजेपी की सरकार थी तब ये आरोप लगते रहे कि माइनिंग के हितों की वजह से सरकार नक्सलियों पर कोई ठोस रणनीति नहीं बना पा रही है। तो फिर कांग्रेस अब इन आरोपों से क्या बच पाएगी? ये तमाम गंभीर सवाल है और छत्तीसगढ़ की यूं कहें कि सबसे बड़ी समस्या फिल वक्त तो नक्सल समस्या है। ऐसे में चर्चा लाजमी होती है और हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ है शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आप कांग्रेस की मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता हैं। सर, आपका स्वागत है। शिवरतन शर्मा जी हैं, बीजेपी विधायक, वरिष्ठ नेता। शिवरतन जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर विक्रम सिंघल है, राजनीतिक विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले शैलेश जी, ये आप क्या कहेंगे इसको? क्योंकि उस दिन हमें ये लगा था, या सबको ये लगा था, मीडिया को लगा था कि उन्होंने जब कहा, मुख्यमंत्री जी ने, कि भाई हम पहले पीड़ितों से बात करेंगे। अब पीड़ित वही हैं, वही आदिवासी हैं जो बंदूक उठा लेते हैं, वही हैं जो नक्सली आकाओं का मोहरा बनते हैं, ये वही लोग हैं, वही आदिवासी हैं, वो पीड़ित हो जाते हैं, कभी उनको जबरदस्ती ले जाएगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नक्सलियों से बातचीत नहीं होगी, तो ये जवाब जरा स्पष्ट कीजिए आप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत साफ और सुस्पष्ट बात आज भी की है। इस विषय में प्रदेश कांग्रेस में जो पत्रकार वार्ता हुई थी मुख्यालय में, उस समय भी वे बहुत स्पष्ट थे। बोली का आशय उन्होंने आज भी स्पष्ट किया है कि प्रभावितों से बातचीत की जाएगी, जवानों से बातचीत की जाएगी, सभी लोगों से बात होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने या भूपेश बघेल जी ने ये कब कहा था कि हम माओवादियों से बात करेंगे? हमने इस समस्या के
समग्र समाधान की बात कही। यह कहा कि यह समस्या सामाजिक आर्थिक समस्या है, कानून व्यवस्था के साथ साथ, तो सामाजिक आर्थिक कारकों को ठीक करके इस समस्या को हल किया जाएगा। मुझे याद है एआईसीसी के नेता आए थे चुनाव के दौरान, उनने भी पत्रकार वार्ता में ये बात कही थी। जो केंद्र की सरकार है उसने समग्र विकास फंड आईडीए और अन्य फंड को बंद कर दिया है। उन क्षेत्रों में रोजगार की समस्या है, उन क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा की समस्या है, और इन समस्याओं को दूर केवल प्रभावितों और पीड़ितों से बातचीत करके हो नहीं, सकता है। लेकिन शैलेश जी, बघेल जी ने बहुत सही बात कही शैलेश है। जी ये बताइए, जो लोग धंधा बना चुके हैं नक्सलवाद को, धंधा इसलिए कह रहा हूं कि वो लेवी वसूलते हैं, वहां जो फैक्ट्री लगती है, जो खदानें चल रही है, उनसे बाकायदा लेवी वसूली जाती है। तो जिन लोगों ने धंधा बना लिया उनसे क्या बातचीत करेंगे, या चलिए उसको छोड़ देते हैं हम धंधे वाली बात, जो जवानों का खून बहा रहे हैं, क्या उनसे भी आप बात करेंगे? अभी आपने फिर यही बात कही कि हम पीड़ितों से बात करेंगे, जवानों से। आप क्या नक्सलियों से भी बात करेंगे? देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल जी ने जो बात कही, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बात कही गई है, और आज मुख्यमंत्री जी ने बस्तर में जो पत्रकार वार्ता में बात कही, तीनों बातों में कहीं किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। लेवी वसूलने वाले पीड़ित और प्रभावित की श्रेणी में तो नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना शैलेश जी, स्पष्ट बात है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई जिनको खून लग गया है, जिनके पास बड़े बड़े हथियार हैं, वो सरकार की बातचीत से वो थोड़े ना मानने वाले हैं। या तो आप उनसे बातचीत कीजिए, जो कि पहले कई बार मांग उठती रही, कई मानवाधिकार वाले आके कहते रहे कि साहब हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, कोशिशें भी हुई, तो वो तो मानने को तैयार है नहीं, तो उनका जवाब तो आपको गोली से ही देना पड़ेगा। तो या तो आप स्पष्ट कीजिए कि नक्सलियों को हम गोली से जवाब देंगे, बाकी जो काम है वो चलते रहेंगे। तो ये रमन सरकार भी कहती रही थी। जिस सरकार ने अपने बनने के 15 दिन के अंदर अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है, ऐसे समय आपके द्वारा सरकार की मंशा पर, नियत पर, सरकार के द्वारा कही गई बातों पर किसी भी प्रकार की शंका करना उचित नहीं। अरे शंका हम कर ही नहीं रहे साहब, हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि सरकार करने क्या वाली है। धन्यवाद। हाँ, हम तो ये पूछ रहे हैं कि सरकार क्या करने वाली है, बात यही तो है। शिवरतन जी, ये जो बात कह रहे हैं शैलेश जी, वो कह रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र का क्रमांक बिंदु जो 22 था उसमें भी हमने वही कहा था, आज भी हम वही कह रहे हैं, और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी बात वो भी वही थी। आपको लग रहा है तीनों बातें एक हैं? ऐसा है, नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस की नीति कभी स्पष्ट नहीं रही। ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमेशा अलग अलग बात करते रहे। 22 नंबर जन घोषणा पत्र में अलग विषय था, भूपेश जी अलग बात बोल रहे हैं। चुनाव के दौरान इनके राष्ट्रीय नेता राज बब्बर जी आए थे, और राज बब्बर जी ने नक्सलवादियों की तुलना क्रांतिकारी से की थी, क्रांतिकारियों से की थी। और दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने उनकी बातों का खंडन नहीं किया। सीधा सीधा ऐसा लगता है कि राज बब्बर से खाली इसलिए क्रांतिकारी कहलाया गया कि नक्सलियों का चुनाव में लाभ मिल सके। तो ये नक्सलवाद का भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करते रहे हैं। और आज अगर भूपेश जी बोल रहे हैं कि गोली का जवाब गोली से देंगे, पहले बोलते हैं कि बोली करेंगे, तो कुल मिला के ये अपने राजनीतिक लाभ के हिसाब से सब बातें करते हैं। इनको नक्सलवाद से कोई लेना देना नहीं है। इनको जहां राजनीतिक लाभ मिलेगा वो बात ये करेंगे। जी शैलेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? फिर मैं विक्रम जी के पास जाऊं। मैं इस बात का खंडन करता हूं। राज बब्बर जी स्वयं जो बात उनने कही थी उसके बाद उन्होंने खुद आके स्पष्ट किया। जीरम में कांग्रेस के नेताओं की एक पूरी पीढ़ी शहीद हुई है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे आरोप सही नहीं है। ना क्रांतिकारी वाली बात, माओवाद के दंश को झेला है। भाई क्रांतिकारी कहने की क्या जरूरत है? जी हाँ, क्रांतिकारी वाली बात का भी स्वयं राज बब्बर जी ने तत्काल उसका उत्तर दिया था। स्वयं राज बब्बर जी ने उसे स्पष्ट किया था। और इस मामले में
कांग्रेस पर आरोप मढ़कर भाजपा केवल एक प्रकार की अवसरवाद की राजनीति कर रही है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। भाई विपक्ष का काम है, वो तो अवसर का फायदा उठाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य यही है ना कि ना 15 साल में वो समाप्त कर पाए और अभी आपके भी स्पष्ट प्लानिंग समझ में नहीं आ रही। मैं लेकिन पहले डॉक्टर साहब एक बार विक्रम जी आप जरा बताइए 15 वर्षों में दक्षिण बस्तर के 4 ब्लॉकों तक सीमित रहा माओवाद, बढ़ते बढ़ते 14 जिलों तक पहुंच गया। अब वो कहेंगे कि हमने सरगुजा से खत्म कर दिया। माओवाद की समस्या बढ़ने के लिए भाजपा जिम्मेदार है। ठीक है, मैं शिवरतन जी जल्दी से 10 सेकंड में आप, फिर मैं विक्रम जी के पास जाऊंगा। देखिए ऐसा है, माओवाद जो है हमको विरासत में मिला कांग्रेस की सरकार में। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में सरगुजा संभाग को माओवादियों से मुक्त कराया गया, नक्सलवाद को समाप्त किया गया और बस्तर में भी एक सीमा तक नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। पर नक्सलवादियों को अगर कहीं कोई सामाजिक राजनीतिक सपोर्ट किसी ने किया है तो हमारे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने किया है और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है राज बब्बर का ये कथन कि उनकी तुलना क्रांतिकारियों से की गई। माननीय शैलेश जी बोल रहे हैं कि राज बब्बर जी ने बाद में स्पष्ट किया, अरे सार्वजनिक सभा में आप बोल रहे हैं फिर बाद में नक्सलवादी क्रांतिकारी है, बिल्कुल, और बाद में पलटने से कोई फायदा नहीं होता। आपका क्या मतलब है? ठीक बात है विक्रम जी। क्रांतिकारी सिर्फ इसलिए कहा गया कि बस्तर में नक्सलवादियों का राजनीतिक सपोर्ट प्राप्त हो, ठीक है, इसलिए उनको नक्सलवादी क्रांतिकारी कहा। चलिए विक्रम जी इतनी बड़ी घटना हुई, कांग्रेस के प्रदेश के किसी बड़े नेता ने इसका खंडन नहीं किया, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। ठीक है विक्रम जी, ये अभी आप भूपेश जी की बात समझ पा रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ 2-3 बातें हैं। पहला कि नक्सलवाद या माओवाद एक राज्य की समस्या नहीं है। ठीक, ये झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना से होते हुए एक चारों ओर से फैला हुआ समस्या है। तो आप जिस संस्था से बात करने की बात कर रहे हैं कि क्या माओवादियों से बात किया जा सकता है, तो आप छत्तीसगढ़ के माओवादियों से बात करेंगे तो उसमें आपके आंध्रा के, महाराष्ट्र के, झारखंड के और उड़ीसा के माओवादी शामिल नहीं होंगे, तो इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। तो लिहाजा ये कहना कि इस बात के लिए भी माओवादियों ने ऐसा कुछ नहीं आज तक नहीं कहा है कि जो फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में डेवलप हो जाएगा उसे इन 5-6 राज्यों में माना जाएगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रभावितों से बात करेंगे, तो ये प्रभावित तो हमारे नागरिक हैं जिनसे हम निरंतर संवाद में रहे हैं। भाई उन्होंने ये वोट देके ये सरकार बनाया है, उन्होंने अपनी तकलीफों को, अपनी बातों को अपने जनप्रतिनिधियों को रोज बताया है। ठीक है, क्योंकि वो तो स्वयं जनता है। अगर हम ये मानते हैं कि इन पीड़ितों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि माओवादियों के भय से सरकार से संवाद स्थापित कर नहीं पाए आज तक, तो उनसे बात करने की बात तो जरूर समझ में आती है, लेकिन उस हालात में आपको पहले ये बताना होगा कि आप उन लोगों तक पहुंचेंगे कैसे अभी। और यदि ये वही जनता है जो आमतौर पे गांव में रहती है, बस्तर और अन्य जिलों के गांव में रहती है और उसके बाद सरकार और पूरी सिस्टम के साथ, सरकारी महकमे के साथ भी संवाद में रहती है, उनके साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेती है, चुनाव में आके वोट भी देती है, अपने प्रतिनिधि चुनती आई है और अपने प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद में रहती है, तो आप उनसे किस तरह बात कर पाएंगे? ये भी इस बात पे मुझे नहीं लगता कि ये चीज स्पष्ट हो पा रही है। और तीसरी एक बात जो आप ही के प्रश्न का हिस्सा है कि अगर आप ये कहते हैं कि जो बातचीत है वो किन्हीं पक्षों में होती है, तो पक्षों की पहचान हितों से होती है। तो मेरा ये मानना है कि जो सुरक्षा हमला होता है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे मिलिट्री हो, उनका कोई हित कहीं होता नहीं है, तो इसीलिए वो कहीं भी पक्ष होते नहीं है, तो उन्हें किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं माना जा सकता। बिल्कुल ठीक। तो बातचीत तो केवल पक्षों के बीच हो सकती है जिनके हितों में टकराव। नहीं ठीक है, देखिए बात तो पहले उन पक्षों का ही चयन हो जाए। बिल्कुल ठीक, लोगों के हितों में टकराव है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल ठीक। लेकिन ये आप जो एक हम समग्र रूप से बात करें, देखिए बातचीत का आपने कहा कि ये वही बात होगी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। आपने कहा इतने राज्यों में अलग अलग नक्सली संगठन बन गए, उनको एक मंच पे ला तो नहीं सकते। आप तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या आपको लगता है कि अभी भी नक्सलियों से बातचीत करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, या फिर जो रमन सरकार अब तक करती आई वही करना पड़ेगा, और रमन सरकार ने जो कुछ किया उसमें क्या आप कोई कमी देखते हैं? सर, नक्सलवाद
जो है उससे बातचीत का दायरा मुझे नहीं लगता कि सरकार के साथ सीधे बनता है। अगर बातचीत करना भी है तो ये समग्र बातचीत के लिए बातचीत की अपनी एक नीति बननी होगी और उसके लिए ऐसे इंटरलॉक्यूटर्स, ऐसे वार्ताकार आपको खोजने होंगे, चयनित करने होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ये बातचीत कहीं पहुंचती नहीं है। तेलंगाना या तत्कालीन आंध्र प्रदेश का उदाहरण हमारे पास है कि वहां क्या हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने जनसंवाद को बेहतर करें, अपने पार्टी और अपने विधायकों के द्वारा जो उनकी जनता के साथ संपर्क है उसको और लेकिन नहीं विक्रम जी, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। मैं सीधे कहूं, यही बीजेपी कहते कहते 15 साल गुजार गई, आज नक्सली समस्या नहीं खत्म हो पाई। बहुत लेंदी प्रोसेस है। मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं कि जो हथियार उठा चुके हैं, जो जवानों के खून के प्यासे हैं, क्या वो ऐसी बातचीत को मानेंगे? वो तो जहां मौका मिल रहा है जवानों को शहीद कर रहे हैं। देखिए, ये इस तरह से कहना बड़ा मुश्किल है। हमने अक्सर कहा है कि इसको एक इंटरनल वॉर या इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारी पॉलिसी है भारत सरकार की। तो अगर आप ये कहते हैं कि एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो इसका ये मतलब है कि भाई जवान तो सामने रहेगा ही। तो इसके वजह से बातचीत ना हो, ये तो कोई वजह नहीं। तो आप करिए बातचीत, जवान को तो आप हटा नहीं सकते। देखिए शैलेश जी, अभी आपको क्या समस्या आनी है? जो बीजेपी करती रही, उस इलाके में स्कूल बनवाए, नक्सलियों ने स्कूल उड़ा दिए। वो सड़क बनवाने जाती थी, सड़क में लगी गाड़ियों को आग लगा दी जाती थी। जवान जा रहे थे रोड ओपनिंग पार्टी के लिए, उनको शहीद कर दिया जा रहा था। ये समस्या आपको भी झेलनी पड़ेंगी। तो आप आदिवासियों से बात करते रहेंगे लेकिन नक्सली अपना काम करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता। आज बस्तर में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। जो निर्दोष जेलों में ठूंस कर रखे गए हैं उन्हें छोड़ने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। इसके साथ साथ जब रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, विकास का काम होगा, आतंक और बर्बरता का दौर खत्म होगा, तो मुझे लगता है कि समस्या के समाधान का रास्ता खुलेगा और बस्तर एक बार फिर विकास के रास्ते पे, शांति के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। कौन निर्दोष है, कौन ये कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है। सरकार तय करेगी, सरकार के पुलिस ऑफिसर्स तय करेंगे, हमारा न्याय तंत्र तय करेगा। एक उन्हीं पुलिस वालों ने तो किया जाता था पूरे सिस्टम को। अच्छा, जो ठीक है, यानी शिवरतन जी आप लोग मनमर्जी कर रहे थे। प्रशासनिक आतंकवाद की स्थिति थी। जवाब दीजिए शिवरतन। जिनको नक्सलवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने वाले पुलिस के अधिकारी थे, उनको अगर न्यायपालिका ने जमानत नहीं दी तो न्यायाधीश थे। आज भी वही पुलिस वाले हैं, आज भी वही न्यायाधीश हैं। आज जो छोड़ने की घोषणा की गई है, इससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं नक्सलवादियों को फायदा होगा, नक्सलवादी मजबूत होंगे। जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी पूरी कानूनी प्रक्रिया से सुनवाई होनी चाहिए और उस बाद कोर्ट जो डिसीजन करे उसको स्वीकार करना चाहिए। ये शासन के निर्णय का विषय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ ईमानदारी से 15 साल लड़ाई लड़ी, सरगुजा मुक्त हुआ। बस्तर में भी विकास के काम, रोजगार उन्मूलक काम लगातार चल रहे थे और उसके चलते नक्सलवादी एक सीमित क्षेत्र में सिमट गए थे। और अभी जो ये पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, इससे नक्सलवादियों को फायदा मिलेगा, नक्सलवादी बढ़ेंगे। बिल्कुल। ये मैं विक्रम जी आपका कमेंट लूं, लेकिन पहले शैलेश जी, झीरम घाटी कांड में आप बार बार आप लोग कहते हैं और हुआ भी है कि एक पूरी कांग्रेस नेताओं की पीढ़ी समाप्त हो गई, यानी आप इतना बड़ा जख्म लेके बैठे हैं। इसके बावजूद आज मुख्यमंत्री ने जरूर कहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम नक्सलियों से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे क्या ये भी नहीं आप बता रहे हैं। आप स्पष्ट नहीं करें कि नक्सली जो तीखे तेवर अपनाए हुए हैं उनको लेकर आप लोग क्या करने वाले हैं। क्या फोर्सेस बढ़ाएंगे, कोई आप रोड मैप तैयार कर रहे हैं, आपके पास कोई प्लान है? आप हमारा जन घोषणा पत्र यदि ध्यान से पढ़ लेते, अगर आप आज मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता को ध्यान से आपने सुना होता, यदि समय समय पे कांग्रेस के द्वारा जो स्पष्ट नीति बताई गई उस पे आप ध्यान देते तो शायद ये प्रश्न नहीं खड़ा होता। ना। कांग्रेस ने लगातार सुस्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे लिए माओवाद की समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। अच्छा। ये हमारे लिए एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। आम बस्तर में रहने वाला जब अपने गांव में होता है
तो उसको पुलिस गोली मारती है, जब वो जंगल में जाता है तो उसको माओवादी गोली मारते हैं, और जब वो हाट बाजार में अपनी वनोपज की टोकरी लेके जाता है तो गीदम जैसी घटनाएं होती हैं, जहां भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधि उसके वनोपज की टोकरी पर लात मारते हैं। बस्तर को इस त्रासदी से छुड़ाने का काम अब कांग्रेस की सरकार करेगी, और ये शुरुआत आज से हो गई है। ये दौर बढ़ेगा, सीधे बस्तर में शांति आएगी, बस्तर में विकास आएगा। आप बिल्कुल बस्तर में रामराज की बात, लेकिन आप सीधे बताइए, क्या नक्सलियों को गोली से जवाब दिया जाएगा? क्या उनके खिलाफ फिर कोई ऑपरेशन चलाया जाएगा? माओवाद की जो समस्या है उससे जिस तरीके से कानून व्यवस्था की तरीके से निपटा जा रहा है उसे निपटा जाता रहेगा, लेकिन इसे सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या न समझकर इसके सामाजिक आर्थिक पक्ष को ध्यान में दिया जाएगा, और बस्तर में वो विकास होगा जिस विकास की जरूरत बस्तर को है। तो बस्तर में वो शांति आएगी, जिस शांति की जरूरत। अरे साहब, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो नक्सली वही विकास तो बस्तर में होने दे नहीं रहे हैं। अच्छा, एसआईटी की आपने गठन किया है शैलेश जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ इस बात से। अच्छा, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। अगर हम महाराष्ट्र जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में सड़कें खराब, और जैसे ही आपने छत्तीसगढ़ की सीमा पार की तो महाराष्ट्र में अच्छी सड़कें। आप तेलंगाना जाते हैं, हमारे बस्तर के कोंटा का आधा कोंटा तेलंगाना में है और आधा कोंटा छत्तीसगढ़ में है। जो कोंटा तेलंगाना में है वहाँ बिजली, वहाँ पे सड़कें, वहाँ सारी सुविधाएं, और छत्तीसगढ़ का कोंटा हर तरीके से वंचित। ये स्थिति अब दूर होगी, बस्तर वासियों को उनका अधिकार मिलेगा, बस्तर का विकास होगा। समय कम है, जल्दी से शिवरतन जी। शैलेश जी जिस बात को बोल रहे हैं उस पर मैं यही कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में नक्सलवाद की पहली जो लैंड माइन ब्लास्ट की घटना हुई थी वो कांग्रेस की सरकार की पीरियड में हुई थी, और उस सरकार में आदरणीय भूपेश बघेल जी मंत्री थे। छत्तीसगढ़ में जो पहली घटना बस्तर में हुई, आज अगर नक्सलवाद हमको विरासत में मिला, ये कांग्रेस की सरकार ने विरासत में दिया। कांग्रेस की सरकार ने जनहित में काम नहीं हुए किए, उसके चलते नक्सलवाद पैदा हुआ। नहीं, ठीक है, मैं विक्रम जी कमेंट आपसे आप लोग हो। ठीक है विक्रम जी, जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहला तो ये जो था कि जब आज अगर सरकार ने बहुत से लोगों को, जो उनको निर्दोष लोगों को छोड़ने की बात की है, उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने बहुत बार देखा है 1400 लोगों को एक साथ पुलिस गिरफ्तार करके ले आती थी। गांव के गांव क्या, पूरे के पूरी कई गांवों को एक साथ पुलिस गिरफ्तार करके ले आती थी, जेल में डाल देती थी। ये कहना कि जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको पुलिस ने किया है और उनको मतलब अगर उनको बेल नहीं दी है तो उनको मजिस्ट्रेट ने नहीं दिया है तो उनके इसीलिए इनको इस तरह छोड़ने से वो मजबूत हो जाएंगे। देखिए, कोई भी समस्या में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका मानवीय पहलू, क्योंकि कोई भी कीमत मानवीय कीमत से बड़ी नहीं होती। तो सबसे पहले हमको इस चीज की, अगर जो मैं कह रहा हूं, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि सबसे पहले अगर आपको बातचीत करना भी है या वहां पे कोई भी काम करना है, आपको अपनी नीति बनानी है, तो पहले करीब कई लोग 4000 का आंकड़ा देते हैं, कुछ लोग 11000 का आंकड़ा देते हैं कि कितने लोग जबरदस्ती बस्तर में ऐसे वजहों से बंद हैं। वो रिव्यू हो सकता है, वो रिव्यू हो सकता है, सही मानता हूँ। ठीक है, वो रिव्यू हो पहले जी, हाँ, तो सबसे पहले वो उसको रिव्यू करके लोगों को, जिनको निर्दोषों को छोड़ने का क्रम तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, और वो ठीक है। दूसरी जो बात अभी आई है कि विकास की बात है कि शायद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्यों में विकास माओवादी अंचलों में हो पाया है, तो विकास तो एक मतलब निरंतर, मतलब एक स्लोप के साथ जाता हुआ प्रक्रिया है। ठीक है, वो देर सवेर वहाँ पहुंच ही जाएगा। अच्छा, संवाद सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, उसके बिना विकास भी संभव नहीं। लेकिन ये मैं शैलेश जी आपसे, फिर आप अपनी बात कीजिएगा, लेकिन क्या ऐसी कोई आपकी योजना है कि नक्सलियों के नेताओं से आप कोई बातचीत करें, कोई आप ऐसी टीम तैयार करने वाले? और दूसरा जरूर एक सवाल आ रहा है कि एसआईटी जो आपने टीम गठित की है झीरम कांड की, रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा? कि नक्सलियों के खिलाफ फिर कोई अभियान छेड़ा जाएगा, या आपका उद्देश्य केवल वो राजनीतिक है, राजनीतिक उद्देश्य है झीरम कांड की एसआईटी जांच का? देखिए, माओवाद से निपटने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, सही नीति की आवश्यकता है,
फर्जीवाड़े से, माओवाद से नहीं निपटा जा सकता। फर्जी मुठभेड़ें, फर्जी गिरफ्तारियां, फर्जी आत्मसमर्पण का युग अब समाप्त होगा, विकास का युग शुरू होगा। जहां तक आप जीरम की एसआईटी के परिणामों की बात कर रहे हैं, क्या परिणाम आएगा वो अभी भविष्य के गर्भ में है। एसआईटी अभी जांच करेगी। एसआईटी के जांच के परिणामों के आधार पर इस संबंध में समुचित समय पर समुचित निर्णय लिया जाएगा। यानी राजनीतिक बदले के लिए तो नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। माओवाद से निपटने की बात कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा कि माओवाद की समस्या जब भाजपा की सरकार बनी थी 2003 में, तो बस्तर में 4 सीमावर्ती ब्लॉकों तक सीमित थी। ठीक है, बढ़ते बढ़ते माओवाद ने 14 जिलों को, यहाँ तक हम यही कह रहे हैं साहब, गृह जिले शैलेश जी, हम यही कह रहे हैं कि अभी भी अगर उसका फन नहीं कुचला गया तो ये और राज्यों में पहुंच जाएगी। शिवरतन जी, जल्दी से 10 सेकंड में आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए। ऐसा है, झीरम घाटी पे एसआईटी की इनने घोषणा की है, आज गठित भी हो गई। एनआईए की इसके लिए जांच टीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी, यूपीए की गवर्नमेंट ने। और ये एसआईटी का जो बात कर रहे हैं, ये खाली एक राजनीतिक स्टंट है, एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब ये कर रहे हैं। जी शैलेश जी, मेरा कहना है भाई एनआईए की जांच तो आपकी सरकार ने कराई थी, केंद्र में आपकी सरकार थी। हाँ, ठीक बात है शैलेश जी। एनआईए के समय जो 2 नोडल ऑफिसर थे, उन नोडल ऑफिसरों ने एनआईए की जांच में सहयोग नहीं किया। यह बात कांग्रेस ने उस समय तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चरणदास महंत और विधायक दल के नेता रविंद्र चौबे जी ने पत्रवार्ता लेकर कही थी। और हम फिर से कहते हैं, षड्यंत्र की जांच एनआईए को करने ही नहीं दी। मैं आपसे एक यस और नो में शैलेश जी, क्या नक्सलियों के खिलाफ, मैं नक्सल समस्या नहीं सर, शैलेश जी जांच को शैलेश जी यस और नो में, क्या नक्सलियों के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर तो आप नहीं अपनाएंगे? सही जांच हो, कोई हार्ड कोर एक्शन लेंगे नक्सलियों के खिलाफ? मैं नक्सल समस्या की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कि हम हार्ड रहेंगे, हम सॉफ्ट रहेंगे, परिस्थितियों को देख के सामाजिक आर्थिक समस्या मानकर इस समस्या। समझ गया आपका जवाब, समझ। लेकिन कुल मिलाकर के यही बात है कि अब नई सरकार को भी समझ में आ रहा है कि नक्सल समस्या का इलाज इतना जल्दी नहीं हो सकता है, शायद आयुर्वेदिक पद्धति पे ही चले कांग्रेस की सरकार भी। लेकिन इंतजार ये किया जा रहा है कि कम से कम वक्त रहते अपने वचन पत्र, अपने घोषणा पत्र को कांग्रेस पूरा करे और नक्सल समस्या का इन 5 सालों में समाधान है, तो सच्ची कोई बात हो नहीं सकती। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।